हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने आपकी जो एमएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का जो हमारा थर्ड पेपर चल रहा था मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का, उसके हमने दो मेथड है वो सीख लिए थे। हमारा जो पहला मेथड था वो हमने सीखा था वुल्फ मेथड, जो कि आपकी यूनिट 4 होती है। यहाँ वहाँ पे हमने है इस पे बेस है वो कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात की थी। सिमिलर केस के अंदर हमने जो आपकी यूनिट 3 है सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इस पे बेस है वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात कर ली थी। यहाँ पे ये दोनों यूनिट है वो 20-20 नंबर के क्वेश्चन है वो कवर करती है आपके एग्जाम के अंदर। आज की इस लेक्चर के अंदर हम जो यूनिट कवर करने वाले हैं वो आपकी यूनिट 2 जिसका नाम है गोमरी मेथड। गोमरी मेथड पे बेस है वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। आपकी जो गोमरी मेथड है ना वो इन दोनों मेथड की कुछ सिमिलर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये तीनों यूनिटें है वो एक ही वेज में है वो आपके पास सोल्व हो जाएगी। यदि आप एक यूनिट का क्वेश्चन भी सीख लेते हो ना तो इन दो यूनिटों को करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सर इस बार जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने है वो 50% सिलेबस तो कर दिया, लेकिन हमारा टाइम भी उन्होंने कम कर दिया, हमें 1.5 घंटे दे रहे हैं। अब आपको पता है आपके 1.5 घंटे का मतलब हो गया वो आपको है वो 19 मिनट आपको दे रहे हैं। ठीक है, हर पेपर के अंदर आपको 19 मिनट मिल रहे हैं। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या पैटर्न अपनाना है, आपको जैसे 3 यूनिटें, यदि मैं यहाँ पे जो 3 यूनिट बता रहा हूँ, यदि आप तीनों यूनिटों को कवर कर लेते हो तो आपके 100 नंबर कोई नहीं रोकेगा, आपके पूरे के पूरे 100 नंबर आप कवर कर लोगे। अब देखो 19 मिनट का मतलब हुआ यदि मैं इसको है वो 13 मिनट दूँ, इस वाले मेथड पे बेस यदि किसी क्वेश्चन को मैं 30 मिनट दूं, सिमिलर केस में इस पे बेस भी किसी क्वेश्चन को मैं 30 मिनट दे दूं और इस पे बेस भी क्वेश्चन को मैं यदि 30 मिनट दे दूं, तो पूरे टाइम के अंदर है वो मेरा जो पेपर है वो पूरा 100 नंबर का कवर हो रहा है यहाँ पे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप पूरा भी कवर नहीं कर पाते हो पूरे आपके जो 1.5 घंटे के अंदर है तो आप 2 यूनिट कवर कर लो, आपके 60+ तो कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, लेकिन मेन है इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज मैं जो ये आपको यूनिट पढ़ाने वाला हूँ इस यूनिट के लास्ट के अंदर है मैं इन तीनों यूनिटों पे बेस है वो सेपरेट है वो एक क्वेश्चंस की 3-4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सीरीज भी दे दूंगा, जिनको आप है वो सेल्फ है वो ट्राई करके देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हमारा जो गोमरी मेथड है उसमें बेस एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन है वो किस हिसाब से पूछा जाता है। तो एग्जाम का ये आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसके अंदर जो गोमरी मेथड के ऊपर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से पूछा गया है कि सोल्व द इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग द गोमरी मेथड। गोमरी मेथड से ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा जितना आपको टाइम देंगे ना उस टाइम के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आएगा, मतलब कि वो उतने ही टाइम के अंदर सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वाला क्वेश्चन आपके पास नहीं दिया जाएगा एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। मैक्सिमम जेड दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपके पास दिए गए हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम है वो स्टेप फर्स्ट में चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गोमरी मेथड हम कब यूज करते हैं। तो गोमरी मेथड है वो हम उस टाइम यूज करते हैं जब हम इस जो क्वेश्चन है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आपको पता ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता था, हम सिंप्लेक्स टेबल जो बनाते थे उन टेबलों के अंदर जो हम डेल जेड का मान निकालते थे उस डेल जे का मान यदि हमारे पास पॉजिटिव आ जाता था या 0 आ जाता था तो उस टाइम हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता था। यदि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो यदि नॉन इंटीजर फॉर्म में आपके पास आ जाए, नॉन इंटीजर का मतलब है p/q के रूप में, जैसे लाइक 1/2 आ गया, 5/3 आ गया, 6/7 आ गया, इस टाइप के फॉर्म में आ जाए ना तो हमें उनको पहले इंटीजर फॉर्म में बदलना होगा। इंटीजर फॉर्म का मतलब वो 2, 4, 6 मतलब कि सीरियल वाइज जो आपके नंबर होते हैं ना उनमें बदलना होगा। और उनको हम कैसे बदलेंगे, उनको हम बदलने के लिए गोमरी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम गोमरी मेथड का यूज क्यों करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी स्टेप फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो एलपीपी दी गई है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होगा यदि मैक्सिमम जेड में आपके पास लिखी हुई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि मिनिमम जेड के अंदर क्वेश्चन आया है तो उसको पहले तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम में चेंज करना होगा, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सीखा है। ठीक है, देन हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। फिर इसी के साथ हमारे
पास जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है उनको हमें इक्वल टू साइन में चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लेस देन इज इक्वल टू वाले हैं सारे के सारे, ठीक है, इनको हमें इक्वल के साइन में चेंज करना होगा। इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए हमें पता ही है कुछ ना कुछ सिलेक्ट वेरिएबल हमें ऐड करना होगा, क्योंकि आपको पता है यदि ये वाली टर्म इससे छोटी है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करके हम इक्वल कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने की है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको इक्वल टू का साइन लगाया, 7 के इक्वल किया, देन हमने एक सेलेक्ट वेरिएबल, आपको पता है x1 x2 तो आपके पास है, तो सेलेक्ट वेरिएबल हमने x3 ले लिया, ठीक है। इन टर्मों को एक बार आप छोड़ो, भूल जाओ, तो x3 हमने ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, उसको भी इक्वल करने के लिए हम एक और सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, तो हमारे पास x1 x2 और x3 भी हो गया। तो अब हम अगला सिलेक्ट वेरिएबल क्या ले लेते हैं, x4 ले लेते हैं। सिमिलर केस में हमें इस वाली इक्वेशन को भी इक्वल करना है, तो इसके अंदर सिलेक्ट वेरिएबल इस बार हम क्या ले लेंगे, x5 ले लेंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जैसे मैंने नेक्स्ट ये जो टर्म लिखी है ना, ये इन्हीं के बेस पे मैंने लिख दिया कि इनके कोफिशिएंट यदि 0 0 है तो ये वाली टर्म भी मैंने साथ में लिख दी, यदि नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि x3 x4 और x5 है वो आपके सिलेक्ट वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन बन के आया है इसको हमें वो एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने का मतलब है हम इस यहाँ पे जो हमारी टेबल है वो टेबुलर फॉर्म है वो यहाँ पे बनाएंगे। तो आपको पता है ये टेबुलर फॉर्म आपकी कैसे बनती है। टेबल नंबर फर्स्ट में यदि हम चले तो वहाँ पे सबसे पहले आता है आपके पास CB XB B और B के ऊपर CJ, ये वाली टर्म तो आपको याद में रखनी है, ठीक है, हम पढ़ते आ रही है ये वाली चीज। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपके पास वेरिएबल स्मॉल x1 स्मॉल x2 x3 ऐसे दे रखे हैं, आप यहाँ पे है ना चाहो तो कैपिटल x1 कैपिटल x2 कैपिटल x3 लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे अलग लिख रखा है y1 y2 y3, ठीक है, y4 ये भी लिख सकते हो आप, है ना, डिपेंड आप पे करता है, या फिर कैपिटल में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास 5 वेरिएबल दे रखे, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल लिख ली है, ठीक है। नेक्स्ट वो वाली चीजें सीजे के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे वो नंबर्स आएंगे जो आपके पास मैक्सिमम जेड के अंदर इनके कोफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये y1 y2 y3, y1 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, क्योंकि x1 से हमें ट्रीट करना है इसको, है ना। और y2 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है मैक्सिमम जेड में। और ये वाले जो आपके पास टर्म है ये तो है ही नहीं मैक्सिमम जेड में, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट क्या हो गए, 0 0 हो गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो बी के अंदर पता है आपको कौन सी टर्म्स आती है, जो आपके पास इक्वेशन के इक्वल रहती है ना, वो वाली टर्म आपके पास बी में आती है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन के अंदर जो इनके कोफिशिएंट है ना, वो कोफिशिएंट वाली लाइन बना देंगे यहाँ पे। जैसे x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का 1 है, x3 का 1 है और x4 x5 का 0 0 हो गया। सिमिलर केस में हम इक्वेशन 2 से यहाँ पे कोफिशिएंट लिख देंगे और सिमिलरली इक्वेशन 3 से हम यहाँ पे कोफिशिएंट लिख देंगे। साथ में हमने यहाँ पे एक और कॉलम बनाया है मिनिमम रेशियो का, ये कब यूज में लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता एक्स बी के अंदर हम वो वाली टर्म्स लिखते हैं जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन बना रहा है, एक तो y3 बना रहा है 1 0 0 वाली रो, तो इसका मतलब यहाँ पे x3 हो गया, ठीक है। सिमिलर केस में ये जैसे y4 बना रहा है 0 1 0, तो यहाँ पे x4 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे जैसे y5 बना रहा है तो यहाँ पे मैंने x5 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है CB के अंदर कौन सी टर्म आती है, CB के अंदर वही वाली टर्म आती है जो मैक्सिमम जेड में इनके कोफिशिएंट होते हैं। तो मैक्सिमम जेड में आपको पता ही है x3 x4 x5 का कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या लिख दी, मैंने 0 0 0 लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात से आप कंफ्यूज मत हो ना कि जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे तो y3 y4 ये y5 है तो आपने x3 x4 x5 क्यों लिख दिया। मैंने अभी भी बताया है ये सारी की सारी जो टर्म है वो यही टर्म्स है, इन्हीं को रिलेट कर रही है, लेकिन जब हम टेबल को सोल्व करते हैं ना हम थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप चाहो तो यहाँ पे x1 x2 भी लिख सकते हो, चाहे कैपिटल x1 x2 x3 वगैरह भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ पे y1 के अंदर लिखा है तो y1 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, हमारा डेल जे आपको पता ही है वो क्या होता है आपके पास ZJ माइनस का CJ। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही आपका ZJ क्या होता है कि आपके पास जैसे y1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 0 इंटू दिस टर्म प्लस 0 इंटू दिस टर्म प्लस 0 इंटू दिस टर्म, ये तो हो गया ZJ का काम, माइनस CJ मतलब इसके ऊपर जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 1, तो आपके पास क्या निकल के आया -1। सिमिलरली यहाँ पे -2 निकल गया, 0 निकल गया 0, यहाँ पे 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही अपना टेबल सोल्व करने के लिए इंटरिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरिंग वेक्टर क्या होगा, जो नेगेटिव साइन के साथ जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो वो आपके पास माइनस का
2 ही दिख रहा है यहाँ पे, तो -2 यहाँ पे क्या हो गया, इंटरिंग वेक्टर हो गया। अब मिनिमम रेशियो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम रेशियो मैंने अलग कॉलम इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पे आपको पता है की एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको जब किसी वेक्टर को डिपार्टिंग करना हो, मतलब कि आउटगोइंग वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें की एलिमेंट चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस मिनिमम रेशियो यहीं पे लिख दिया, जैसे 7/1 तो ये 7/1, ये 7/2 तो ये 7/2, ठीक है, साइड में लिख दिया कॉलम मैंने। अब यहाँ पे आपको की एलिमेंट यही दिख रहा है कि मिनिमम यही आ रहा है, 7/2 यही मिनिमम आ रहा है, तो इसका मतलब की एलिमेंट आपके पास ये हो गया। किसके रिस्पेक्ट में है, x4 के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपके पास ये जो लाइन है आपके पास y4 वाली, ये आपकी क्या हो गई, डिपार्टिंग वेक्टर का काम कर गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट है वो हम यदि हमारी टेबल 2 पे अब चले, तो टेबल 2 पे हम चलेंगे तो वही वाली प्रोसेस हमें सेम टू सेम करनी है। हमारे पास जो की एलिमेंट बना है उसको हमें पहले 1 बनाना पड़ेगा और उसके बाद में उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमें 0 0 करना पड़ेगा। जैसे y2 के अंदर हमें की एलिमेंट मिला था पीछे वाली टेबल में, यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 बना था, ये हमारे पास की एलिमेंट बना था, तो इसको हमें 1 करना होगा। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरी रो को हमें 2 से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट वाली टेबल में, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, की एलिमेंट के ऊपर वाली टर्म को भी 0 बनाना होता है, नीचे वाली टर्म को भी 0 बनाना होता है। ये तो पहले से 0, ऊपर वाली को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 1 बन गया ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पूरी रो में ऐड कर देंगे, देन हमारे पास टेबल 2 कंस्ट्रक्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल 2 है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, जैसे कि एलिमेंट 1 बन चुका है, ऊपर वाली टर्म 0 बन चुकी है, और हमारे पास ये टेबल है वो कुछ इस हिसाब से आपके पास निकल के आती है। नेक्स्ट वही वाली चीज हमें डेल जे फाइंड आउट करना है, तो डेल जे के लिए वही जेड जे माइनस सी जे, जैसे y1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 0 इंटू दिस टर्म प्लस 2 इंटू दिस टर्म प्लस 0 इंटू दिस टर्म, ये जेड जे का काम हो गया। माइनस सी जे मतलब इसके ऊपर वाला कोफिशिएंट हो गया -1, तो आंसर क्या आया यहाँ पे -1। सिमिलर केस में हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या चीज होती है, वही नेगेटिव वाली कोई टर्म है तो ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरिंग वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वाली टर्म आपको क्या मिल गई, -1, तो ये आपके पास क्या हो गया, इंटरिंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, वही इस b के अंदर इस वाली का y1 के रिस्पेक्ट में जो टर्म है उनका भाग देंगे, जैसे 7/2/1 तो 7/2 ही हो गया। 0 वाली टर्म हम लेते नहीं और साथ में नेगेटिव वाली टर्म हम लेते नहीं, तो फिर नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, 11/2, तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, तो वो आपका 7/2। तो की एलिमेंट क्या हो गया, y1 किसके रिस्पेक्ट में है, x3 के रिस्पेक्ट में, तो x3 इसका मतलब y3 आपका क्या हो गया, डिपार्टिंग वेक्टर। सिमिलर केस में वही टेबल 3 कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम। जब तक हमारी जो यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन 0 या फिर पॉजिटिव नहीं मिल जाता तब तक हमें टेबल सोल्व करनी होगी, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वह वाली प्रोसेस हम करते हैं कि एलिमेंट पहले से 1 है, इसका मतलब ये वाली रो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, नीचे हमें 0 0 बनाने होंगे, तो ये 0 तो पहले से बना हुआ, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस की एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करके पूरी रो को इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये वाली रो निकल के आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने वही डेल जे फाइंड आउट किया, तो इस बार जब हम डेल जे फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज है वो पॉजिटिव निकल के आ गई। तो आपको पता ही है जब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकला, x1 की वैल्यू 7/2 निकल गई, x2 की वैल्यू भी 7/2 निकल गई, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम जेड क्या निकल गया, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो x1 x2 के अंदर ही दिया हुआ मैक्सिमम जेड, तो वो क्या निकल गया हमारे पास 21/2। अब मैंने बताया था, अब यहाँ पे हम गोमरी मेथड यूज में लेंगे। गोमरी मेथड हम क्यों यूज में लेंगे, मैंने बताया था, जब आपके पास x1 या x2 की वैल्यू यदि नॉन इंटीजर फॉर्म में आ जाए, मतलब आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो नॉन इंटीजर में आ जाए, देन हमें उसको इंटीजर में बदलना होगा। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 टाइप। सबसे पहले मैंने जो लाइन लिख रखी है वो पहले आप देखिए कि यहाँ पे x1 और x2 है वो आपके पास नॉन इंटीजर वैल्यूज है, सो वी कन्वर्ट इन इंटीजर वैल्यूज फॉर यूजिंग डुअल सिंप्लेक्स मेथड। जो आपका गोमरी मेथड होता है ना उसको ही हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हमें डुअल सिंप्लेक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 या जैसे यहाँ पे तो आपके पास दोनों वैल्यू सेम आ गई, यदि किन्हीं क्वेश्चन में एक वैल्यू बड़ी आ जाए एक वैल्यू छोटी आ जाए, मतलब इसमें जैसे मान लो इसमें आ गए 15/2 और इसमें आ गए जैसे आपके पास 3/2, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे 15/2 आपके पास बड़ी संख्या दिख रही है, तो हमें जो बड़ा होगा ना उसको लेके ही गोमरी की रो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये एक चीज आप ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पे दोनों इक्वल है तो इसका मतलब हम चाहे तो x1 ले सकते हैं चाहे x2 ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे,
अब यहाँ पे वही वाली बात बताइए, हमारे पास जो आपके पास x1 x2 आए थे उनमें से मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे ना दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम रेंडम ले लेते हैं, जैसे x1 ले लेते हैं हम, ठीक है। x1 के लिए अब है वो हमें गोमरी टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ से आप ध्यान से समझिए इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, x1 के रिस्पेक्ट के अंदर टेबल है आपकी, उसके अंदर जैसे ये टेबल यही है सेम टू सेम, x1 के रिस्पेक्ट के अंदर जो आपकी रो है ना, ठीक है ना, वो यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे 7/2 बी से स्टार्ट करनी है, 7/2 इक्वल टू 1 इंटू y1 प्लस 0 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y3 माइनस का 1 इंटू y4 प्लस 0 इंटू y5, ठीक है। यही थी आपकी प्रीवियस वाली टेबल, ओके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये रो लिख देनी है। रो लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इनको इंटीजर और नॉन इंटीजर फॉर्म में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहली चीज, एक चीज का तो आप ध्यान में रखिए, आपकी जो सेकंड वाली टर्म होती है ना, उसको आपको नॉन इंटीजर ही लेना है, मतलब कि p/q फॉर्म में लेना आपको पास सेकंड वाली चीज, ठीक है। फर्स्ट वाली चीज को आपको इंटीजर में लेना है। तो यहाँ पे 7/2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1/2 लिख सकता हूँ। तोड़ना पड़ेगा हमें सबसे पहली चीज, तो हमने इसको तोड़ दिया। इक्वल में यहाँ पे 1 है, तो 1 को मैं 1 + 0 इंटू y1 लिख सकता हूँ। 0 ये आपके पास है वो नॉन इंटीजर फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, 0.1 0.2 डेट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको 1 + 0 टाइप में लिख दूँ। सिमिलरली 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 + 0 इंटू y2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली y3 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + 0 इंटू y3, ओके। और सिमिलर केस में 1/2 ये -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस का 1 + 1/2। बताया था मैंने अभी आपको सेकंड वाली टर्म नॉन इंटीजर फॉर्म में लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको -1 + 1/2 लिखोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इंटू y2 और प्लस में 0 y5 का मतलब हो गया 0 + 0 y5। देखो इसको नॉन इंटीजर में सेकंड वाली टर्म को लिखने का मतलब ये है कि आपको है वो, अब जो आपकी जो गोमरी आपकी रो बनेगी ना, उसको आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, ये जो वैल्यूज है ये जैसे प्लस के अंदर ही आएगी, ये सारी की सारी +0, ये जैसे +0 हो गई, यहाँ पे +1/2 हो गई, ये प्लस में आनी चाहिए, ये माइनस में नहीं आनी चाहिए। हमें माइनस का निपटारा करना है, समझ में आया। इसलिए हम सेकेंड वाली टर्म है वो यहाँ पे नॉन इंटीजर फॉर्म में ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो गोमरी कंस्ट्रेंट है वो क्या बनेगी, आपके पास जितने भी नॉन इंटीजर में हमने इसको तोड़ा है ना, वो नॉन इंटीजर वाली रो निकल के आएगी ना, वही आपकी गोमरी होगी। जैसे यहाँ पे नॉन इंटीजर विद द नेगेटिव साइन, ओके, याद रखने वाली चीज है, विद द नेगेटिव साइन के साथ। जैसे यहाँ पे नॉन इंटीजर क्या 1/2, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ क्या लिखेंगे, -1/2 इज इक्वल टू माइनस का 0, तो 0 को माइनस लगाओ या ना लगाओ, तो 0 इंटू x1 हो गया, 0 इंटू y1 हो गया, मतलब 0 इंटू x2 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको x1 x2 फॉर्म में लिख रहा हूँ, और प्लस 0 इंटू y3 हो गया। फिर ये वाली टर्म है विद द नेगेटिव साइन, तो माइनस का 1/2 ये x4 हो गया, और प्लस में ये आपके पास 0 इंटू x5 हो गया, ठीक है। तो आपके पास अब बनती है आपकी गोमरी फर्स्ट टेबल। अब गोमरी फर्स्ट टेबल आपके पास क्या होगी, यहाँ पे इनको देख के आपको शौक नहीं होना, x1 x2 x3 कैसे आया है, यहाँ पे y1 y2 y3 y4 y5 लिख दो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने बोला ये सब सेम ही है, केवल इनको थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए लिखा है बस, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गोमरी फर्स्ट टेबल में हम क्या करेंगे, इतना काम तो आपके पास पहले वाली जो टेबल बनी है ना, लास्ट जो टेबल है वो इतना काम तो वो पहले वाली टेबल जितना ही है, ठीक है। नई चीज आपके पास एक तो ये रो आई है, एक ये रो आई है। ये वाली रो होगी आपके पास, जो गोमरी वाली रो होगी ना, वो गोमरी वाली रो होगी, तो अक्स G1 लिखेंगे उसका कोऑर्डिनेट हम, ठीक है, गोमरी वाली रो का। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1/2 0 0 0 -1/2 0। अब ये वाली रो कैसे बनेगी, आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, यहाँ पे हम सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वाली जो कोफिशिएंट होते हैं वही लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 वाली ये है, 0 0 1 वाली ये है, 0 0 1 0 वाली रो ये है। तो बच्ची लास्ट वाली कौन सी टर्म जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाती है, वो 0 0 0 1 वाली बच्ची, तो वो यहाँ पे हमने लिख दी। समझ में आया, यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाते हैं ना, इसलिए मैंने ये वाली रो है वो यहाँ पे आपको पास ये लिखनी है। अब नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, सब सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो डेल जे फाइंड आउट करते हैं, वो वाली प्रोसेस ही
कि जैसे y1 के रिस्पेक्ट में करना है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे तो 1 बचा, और माइनस का सीजे इसके ऊपर कोफिशिएंट 1 माइनस 1 0 आ गया। सिमिलर केस के अंदर हम वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं डेल जे की, तो हमारे पास जो निकल के आता है वो हमारे पास ये निकल के आता है। अब यहाँ पे आप तो बोलोगे कि यहाँ पे तो ना सारी पॉजिटिव आ गई तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे ये नहीं देखना है, यहाँ पे आपको x1 x2 की वैल्यूज देखनी है। जहाँ पे x1 x2 की वैल्यू आपके पास इंटीजर फॉर्म में दिख जाए ना 2 4 5 6 टाइप से, तो उस टाइम समझ जाना आपकी गोमरी टेबल है उसका काम खत्म है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें देखनी है। अब आपके पास मन में क्वेश्चन आएगा कि अब इसमें हम इंटरिंग और डिपार्टिंग वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरिंग वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लगेगा वो देखिए आप। यहाँ पे इंटरिंग वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज इंटरिंग वेक्टर तो हम निकाल ही लेंगे। आउटगोइंग वेक्टर हमेशा हमेशा आपका जो ये गोमरी वाली रो होगी ना वो आपकी आउटगोइंग वेक्टर ही होगी, डिपार्टिंग वेक्टर ही होगी, ठीक है। तो ये काम तो आपका खत्म हो गया, डिपार्टिंग वेक्टर आपका क्या होगा। अब इंटरिंग वेक्टर की बात आती है तो इंटरिंग वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या लेंगे, आपका डेल जे अपॉन के अंदर जो आपके पास ये जो गोमरी टेबल वाली जो रो है ना अक्स जीवन वाली ये, ठीक है। डेल जे अपॉन गोमरी टेबल वाली ये जो रो है ना ये अक्स जीवन, ये अक्स जीवन, जहां पे जो अक्स जीवन है ये आपके पास है वो लेस देन 0 हो सकती है। यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे डेल जे की वैल्यू हमने ये निकाली है, अपॉन के अंदर ये गोमरी वाली करते हैं हम, तो 0 में तो भाग देने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, 0 ही आएगा। हमारे पास जो टर्म निकल के आएगी मैक्सिमम के अंदर वो क्या निकल के आएगी 1/2, अपॉन में माइनस का 1/2 तो माइनस का 1 निकल के आ गया, ठीक है। और ये नेक्स्ट सारी की सारी आपके पास 0 हो ही गई, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम निकल के आया वो कितना मान निकल के आया माइनस का 1, और किसके करोस्पॉन्डिंग है y4 के करोस्पॉन्डिंग। इसका मतलब जो इंटरिंग वेक्टर होगा यहाँ पे वो y4 आएगा। यहाँ पे y4 का मतलब अक्स 4 के अंदर, अक्स की टर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। और डिपार्टिंग वेक्टर आपको पता ही है, गोमरी वाली जो रो होगी आपके पास डिपार्टिंग वेक्टर का काम करेगी। अब यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है, जैसे यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम में नेगेटिव में जो वैल्यू आई है ना यहाँ पे वो आपके पास एक ही आई है -1, ठीक है। यदि यहाँ पे वैल्यू ये आ जाती मैक्सिमम के अंदर वैल्यू नेगेटिव में, एक तो आती -1, एक आती -3, ये आपके पास 2 वैल्यू आ जाती है, आप मान लो इसे। तो उस स्थिति के अंदर आप मैक्सिमम में क्या लेते, नॉर्मली हम क्या लेते थे, जो नेगेटिव के साथ में जो हायर वैल्यू होती थी वो लेते, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं लेना। इसके अंदर जो रियल में बड़ी है ना नेगेटिव वाली वो लेनी है। तो रियल में तो आपको पता ही है, रियल में तो माइनस का 1 ही बड़ी है -3 से, तो इसलिए हमें उस स्थिति के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो क्या लेनी थी -1। ध्यान में रखना आपको, कई क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज भी आ सकते हैं, तो जो नेगेटिव में जो रियल में बड़ी होगी ना वो आपको लेनी है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं जैसे ये अक्स 4 है, ये आपके पास इंटरिंग वेक्टर है, हो गया। तो नेक्स्ट टेबल में हम चले, तो यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट टेबल होती है ना वो आपकी ट्रांसफॉर्म टेबल कहलाती है। जो गोमरी टेबल के बाद में जो नेक्स्ट टेबल बनती है ना वो आपकी ट्रांसफॉर्म टेबल कहलाती है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ रिफ्लेक्टिव या ट्रांसफॉर्म टेबल इज गिवन एज, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म टेबल है वो ये दी गई है। वही वाली प्रोसेस करनी है हमें कि यहाँ पे जो अक्स 4 है वो हम रिप्लेस कर देते हैं, वो गोमरी वाला जो कांस्टेंट उससे अक्स 4 रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलर केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रीवियस टेबल के अंदर यहाँ पे हमें पता है हमारा जो की एलिमेंट है वो माइनस का 1/2 निकल के आया, ठीक है। तो टेबल को सोल्व करने वाली प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे -2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे जितने भी कंस्टेंट होते हैं ना उनको हमें 0 करना होता है, तो इन सबको हम 0 करेंगे। वो नेक्स्ट टेबल में हम करते हैं, यहाँ पे इसको हमने 1 कर दिया और इन सबको हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो 0 करने के बाद में यहाँ पे जो आपकी टेबल बनती है वो कुछ इस हिसाब से बनती है। और अब यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो x1 x2 की वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में आपके पास आ गई। जहां भी आपको इंटीजर फॉर्म दिख जाए इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल गया,
ओके तो यहाँ पे हम डेल जे फाइंड आउट कर लेते हैं। आल्सो डेल जे की वैल्यू भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे सिंस डेल जे इज ग्रेटर देन 0 एंड द सॉल्यूशन बी ऑप्टिमम एंड द इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। सो द गिवन एलपीपी का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x1 की वैल्यू 4 होगी, x2 की वैल्यू 3 होगी। तो मैक्सिमम जेड आपका पास क्या निकलेगा, जब हम मैक्सिमम जेड जो हमारा पर्सन था उसके अंदर x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम जेड हमारे पास क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। तो यहाँ पे यदि आपके पास इस गोमरी टेबल के अंदर ये ट्रांसफॉर्म वाली टेबल हम बनाते हैं, इसके अंदर यदि आपके पास है वो नॉन इंटीजर बन रहा है अभी भी, यदि x1 या x2 में से कोई भी एक, देन हमारे पास एक और नई टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और नई टेबल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे उस टाइम पे, यदि वही वाली चीज, यदि x1 की वैल्यू आपके पास जैसे है ना नॉन इंटीजर आगे मान लो 4/3 आ गई है, तो हम इस बार x1 की टेबल के लिए गोमरी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जैसे यह है आपके पास 4/3 इज इक्वल टू 1 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 है ना। फिर हम इसको इंटीजर फॉर्म में तोड़ेंगे, मतलब सेम वो प्रोसेस वही करनी है जो हमने प्रीवियस में देखी है, अभी की है ना हमने गोमरी जो कंस्ट्रक्ट की है रो, वो वाली प्रोसेस हमें करनी है। देन वही वाली टेबल वापस बन जाएगी और आपके आगे की प्रोसेस हो जाएगी। ओके तो जहां भी मतलब कुल मिला के हमें काम यही करना है कि हमें इंटीजर वैल्यूज निकालनी है, जहां पे इंटीजर वैल्यूज मिल गई वहां पे आपका सॉल्यूशन आ गया। तो होपफुली आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। और इसी के साथ है वो कुछ इंपॉर्टेंस इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो है वो बना दूंगा शॉर्ट टाइप में, और उसके अंदर है वो जो मैंने 3 मेथड आपको पढ़ाए हैं उन तीनों मेथडों पे जो बेस जो क्वेश्चंस है कुछ इंपॉर्टेंस वो आपको वहाँ पे मैं दिखा दूंगा, और साथ में उनके जो आंसर आते हैं वो मैं लिख दूंगा, आप सेल्फ उनको ट्राई कर लेना। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।